Assalamualaikum to all economic lovers. मैक्रो इकोनॉमिक्स की एल्बन एंड बर्नानकी की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं और उसके हम लेक्चर सीरीज जो कर रहे थे उसमें आज चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो था बेसिकली वो कंजप्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस करता है। ठीक है, इससे जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने हाफ पार्ट जो है इस चैप्टर का कवर कर लिया था। ठीक है, आज का जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने नेशनल सेविंग्स को बेसिकली जो है वो कवर किया था और सारे उसके डिटर्मिनेंट्स जो हैं उनको डिटेल में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर पहले नहीं सुना तो प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर सुन लें ताकि जो आज का लेक्चर है उसको समझने में आपके लिए आसानी हो, क्योंकि उसमें भी हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो थे वो डिटेल में डिस्कस किए थे। आज का जो बेसिकली लेक्चर है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और इस चैप्टर का सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बहुत दफ़ा आता है एग्जाम के अंदर। सो इसको आप बहुत ज़्यादा एक तो जो है तवज्जो के साथ सुनिएगा और डिटेल के साथ सुने ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर वो क्लियर हो सके। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक जो मेजर कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट का वो कन्वे कर सकूं और साथ साथ अगर आपकी कोई क्यूरीज हो रिगार्डिंग द टॉपिक या आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करें ताकि उनके ऊपर जो है उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें और मैं टाइमली जो है उनका रिप्लाई भी कर देती हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम इन्वेस्टमेंट बेसिकली स्टडी करते क्यों हैं? ठीक है, वी स्टडी इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट डिटरमिन्स लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, जब भी किसी कंट्री के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है चाहे वो डोमेस्टिकली हो या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो तो हम क्या करते हैं कि हम उस कंट्री की हेल्थ देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या हमारी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे लिए प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, क्या वो प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अगर वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी उस कंट्री की ज़्यादा है। ठीक है, जब अगर हम विलिंग हो उस एरिया के अंदर या उस कंट्री के अंदर या उस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तो ये कंसीडर करते हैं कि उसमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी होगी या उसका पोटेंशियल इतना अच्छा होगा उस जो फर्म है या कंट्री है या कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रोडक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए लोग विलिंग है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, अब जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली वो वेरी करती है विद बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल के साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लक्चुएट करती है। जब भी इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो जो इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसी तरह जब इकोनॉमी में बूम आता है, ठीक है, तो इकोनॉमी जो है वो फ्लोरिश हो रही होती है, इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रही होती है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मौके इसी तरह से इंक्रीज हो जाते हैं और लोग इन्वेस्टमेंट करने को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट को पढ़ने का एक और इम्पॉर्टेंट जो मकसद है वो ये है कि सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी है। जब हम जीडीपी को मैयर करते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच के थ्रू तब भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसको मैयर करने के लिए। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ जीडीपी है। ठीक है, फर्स्ट जो था हमने देखा था वो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स था। ये हमने सारे टॉपिक जो हैं वो सेकंड लेक्चर में सेकंड जो चैप्टर पढ़ा है इस बुक का उसमें हमने कवर किए थे कि जीडीपी को मैयर करने के कौन कौन से तरीके हैं। उनमें हमने डिस्कस किया था कि जब जीडीपी को एक्सपेंडिचर अप्रोच के थ्रू पढ़ा जाता है तो उसमें हमने इन्वेस्टमेंट को भी पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हैं। हम देखते हैं कि जब भी हमें कैपिटल स्टॉक चाहिए होता है, ठीक है, किसी भी एरिया में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल स्टॉक को। ठीक, इन कैपिटल स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बोरो करते हैं मनी। ठीक है, जब अगर हम अपने पास जो हमारी मनी है उसको ही इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें उसमें फिर जो कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हम ये कंसीडर करते हैं जो यूजर है, जो इन्वेस्टर है, वो बोरो करता है मनी। ठीक है, उससे कैपिटल खरीदता है और फिर उसको इन्वेस्ट करता है। ठीक है,
सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट को इसमें ऐड ना करना पड़े और ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स एक टास्क हो जाता है इस तरीके से मैयर करना इन्वेस्टमेंट को। इसलिए हम ये जो है वो कंसीडर कर लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बोरोड मनी से कर रहे हैं, ठीक है। अब एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो MPK है, ठीक है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। हमें ये पता है, हमने पीछे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का, ठीक है, कि जब भी एडिशनल कोई भी चीज आ रही होती है, ठीक है, जो एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होगा एडिशनल कैपिटल को इन्वेस्ट करने से, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कहते हैं, ठीक है। हमने ये कॉन्सेप्ट पहले भी हम काफी दफा पढ़ चुके हैं। अच्छा, जब अब फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रही होती है, ठीक है, तो जैसे हमने यूजर का पढ़ा, पीछे लेबर का पढ़ा था, ठीक है, हमने देखा था कि जब भी डिसीजन की बात होती है तो जो रैशनल कंज्यूमर्स हैं, रैशनल प्रोड्यूसर्स हैं, रैशनल फर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करती हैं, ठीक है। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस इन केस ऑफ कैपिटल स्टॉक जब होगा तो हम देखेंगे कि जो फर्म है वो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट एनालिसिस को करेगी, क्योंकि उसने जब एडिशनल कैपिटल को इन्वॉल्व करना है तो वो देखेगी कि मुझे इससे कितनी कॉस्ट पड़ रही है और इससे मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा इन लॉन्ग टर्म, ठीक। अच्छा, अब जो फर्म की मार्जिनल कॉस्ट होती है वो बेसिकली उसकी यूजर कॉस्ट होती है, ठीक है। अभी हम लेटर ऑन जो स्लाइड्स है उसमें यूजर कॉस्ट को भी डिटेल में देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप इतना अंडरस्टैंड करें कि जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो यूजर कॉस्ट होती है, और जो मार्जिनल बेनिफिट होता है, बेनिफिट क्या होगा, जब भी हम एडिशनल कैपिटल को इंस्टॉल करते हैं या एडिशनल कैपिटल खरीदते हैं तो उससे हमें क्या होता है कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मिलता है, ठीक है। क्यों हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं फ्यूचर के अंदर कि मार्जिनल कैपिटल जो प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वो हमें उसका बेनिफिट मिल रहा होता है। जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल फॉल होती है। जिस तरह हमने प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन में जैसे जैसे हम इनपुट इंक्रीज करते जाते हैं तो आउटपुट इंक्रीज तो करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज कर रहा होता है वो, ठीक है। सो इसी तरीके से जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज करते हैं उससे आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रहा होता है, जिसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हम कह रहे होते हैं कि वो फॉल कर रहा है, ठीक है। अब जो डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब हमें ये कैसे पता चले कि डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, हमें कितना कैपिटल खरीदना चाहिए, क्या पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सो जिस तरह हमने पहले सेट टारगेट्स रखे थे पिछले लेक्चर्स में, जब हमने लेबर मार्केट के एनालिसिस को किया ठीक है, तो उसमें भी हमने सेट टारगेट्स कुछ रखे थे कि इस पॉइंट तक हमें जो फर्म है वो लेबर को हायर करेगी, ठीक है। और फिर दूसरी जब हमने लेबर का एनालिसिस किया, लेबर सप्लाई का, तो हमने देखा कि इस पॉइंट तक लेबर जो है वो अपनी सप्लाई जारी रखती है। सो जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो भी हम इसी तरीके से एक पॉइंट सेट कर लेते हैं कि कहाँ तक फर्म जो है फर्म के लिए प्रॉफिटेबल होगा, कि कितने पॉइंट तक वो कैपिटल को हायर करे और फिर कहाँ पे जो है वो उसको कैपिटल को हायर करना मजीद बंद कर देना चाहिए, ठीक है। सो डिजायर्ड कैपिटल कहाँ तक होना चाहिए कि जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो उसकी मार्जिनल बेनिफिट के इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी कि जो यूजर कॉस्ट है वो इक्वल हो जानी चाहिए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के, ठीक है। अब यूजर कॉस्ट को थोड़ा सा देखते हैं कि यूजर कॉस्ट क्या होती है। हम एज्यूम ये करते हैं कि यूजर ने बोरो की मनी, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक। सो अब यूजर जो है वो उसने जब बोरो की मनी तो उस बोरोड मनी के ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। रियल इंटरेस्ट रेट जो फिक्स्ड होता है वो यूजर को पे करना पड़ता है उस बोरोड मनी के ऊपर जिससे उसने कैपिटल खरीदा और फिर इन्वेस्ट किया, ठीक है। इसके साथ साथ यूजर को डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ दैट कैपिटल भी पे करनी पड़ती है, क्योंकि हर जो मशीनरी है, हर जो कैपिटल है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिशिएट कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कोई एक मशीन है वो उसकी लाइफ टाइम जो है वो 10 ईयर्स है, ठीक है। अब एक साल अगर आपने उस मशीन को यूज कर लिया तो उसकी जो मजीद जो लाइफ रहेगी वो 9 ईयर्स रहेगी, ठीक है। 1 ईयर उसकी लाइफ टाइम जो है वो कम हो गई तो वो उसकी डेप्रिसिएशन होगी, या उसमें जो वियर एंड टीयर कॉस्ट आती है उसको भी हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो रियल इंटरेस्ट और जो डेप्रिसिएशन है
कैपिटल का वो बेसिकली यूजर कॉस्ट होती है। ठीक है, ये दोनों मिलके यूजर कॉस्ट बनाती हैं, क्योंकि यूजर को क्या पे करना पड़ रहा है, बोरोड मनी से वो कैपिटल खरीद रहा है, तो क्या यूजर को क्या पे करना पड़ेगा, एक तो रियल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा और साथ साथ क्या पे करना पड़ेगा, उसको डेप्रिसिएशन कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। सो अगर इन मैथमेटिकल टर्म्स या इसको देख लें हम थोड़ा सा फिगर में, तो आर जो है ये है रियल इंटरेस्ट रेट ऑन प्राइस ऑफ कैपिटल, ठीक है, प्लस डी जो है वो है डेप्रिसिएशन ऑन प्राइस ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो यूजर कॉस्ट क्या होती है, आर पी के प्लस डी पी के। ठीक है, आर जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट है और डी जो है वो डेप्रिसिएशन है और पी के जो है वो प्राइस ऑफ कैपिटल है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख भी दिया कि पी के जो है वो प्राइस ऑफ कैपिटल है, आर रियल इंटरेस्ट रेट है और डी इज फॉर डेप्रिसिएशन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, जो इक्वेशन है आर पी के प्लस डी पी के। ठीक है, आर और डी हमने पी के जो है वो कांस्टेंट निकाल लिया इसमें से, तो आर प्लस डी इंटू पी के आ गया। अब ये जो है ये बेसिकली ये साइड यूजर कॉस्ट है, ठीक है, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, ये बेनिफिट है, एमपीके बेनिफिट है, मार्जिनल बेनिफिट, और ये जो है वो मार्जिनल कॉस्ट को शो कर रहा है। ठीक है, विद एडिशनल कैपिटल इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल्स। ठीक है, अब जब भी हमें पता है कि जब भी हम एडिशनल कैपिटल हायर करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन कर जाती है। सो एमपीके जो है वो हमारा हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। अब जो रेट ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, हमें 10% 20% जो है वो बैंक की तरफ से फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो डेप्रिसिएशन होती है वो भी नोन होती है हमारे पास, क्योंकि हमें पता होता है कि जो मशीन है, जो कैपिटल है, उसकी जो लाइफ है वो कितने ईयर्स की है, 10 ईयर्स की है, 20 ईयर्स की है। ठीक है, सो ये दोनों चीजें हमारे पास बेसिकली गिवन होती हैं। अब अगर हम ये ग्राफ के थ्रू देखें तो हमने जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर कैपिटल रख लिया और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को रखा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास गिवन था, ठीक है, यानी यूजर कॉस्ट जो है वो हमारे पास गिवन थी। ठीक, सो हमने क्या किया कि जैसे जैसे हम कैपिटल को मजीद हायर करेंगे तो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करती जाती है जैसे जैसे हम मजीद कैपिटल को हायर करते हैं। देखें यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये थी, जैसे जैसे हमने मजीद हायर किया तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। सही, अब अगर फॉर एग्जांपल हम पॉइंट डी के ऊपर देखें, ठीक है, पॉइंट डी के ऊपर क्या है कि हमारी यूजर कॉस्ट जो है यहाँ पे कम है, ठीक है, और जो है बेनिफिट्स हमें यहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं। तो जो फर्म है इस पॉइंट के ऊपर विलिंग होगी कि वो मजीद कैपिटल को हायर करे या मजीद कैपिटल को ले सकती है, इन्वेस्टमेंट मजीद कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे उसको कॉस्ट कम पड़ रही है और बेनिफिट्स ज्यादा है, तो वो मजीद हायर करेगी। किस पॉइंट तक हायर करेगी, जहां पे उसके मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल बेनिफिट्स के इक्वल हो जाए। अच्छा जी, अब यहां तक हमने देख लिया, अब थोड़े से डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं हम। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले हम इसका ये देखते हैं कि हम ये एज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाए। ठीक है, हमने कहा कि रियल इंटरेस्ट भी हमें गिवन था और हमें डेप्रिसिएशन भी गिवन थी। ठीक है, उससे हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को निकाल लिया। अब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल रियल इंटरेस्ट रेट अगर हमारा इंक्रीज कर जाए, पहले 10% था, अब 15% हो जाए, तो क्या होगा कि जब रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए तो उससे यूजर को मजीद कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, यूजर की बेसिकली कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है जब भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यूजर को ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, जिससे यूजर जो है वो कम विलिंग होगा कि वो मजीद कैपिटल को हायर करे। ठीक है, क्योंकि जो अब उसको पहले जो बोरोड मनी थी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट दे रहा था पहले वो कम था, अब उसको मजीद ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, तो वो जो है वो कम विलिंग होगा कि वो मजीद कैपिटल को हायर करे। ठीक है, सो जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि फर्म जो है वो कैपिटल को कम हायर करना शुरू कर देती है, यानी कैपिटल कम कर देती है अपना। ठीक, अच्छा, नाउ प्रोड्यूसर लूजेस पोटेंशियल टू कीप इट्स कैपिटल स्टॉक। अपना पोटेंशियल उसका कम हो गया प्रोड्यूसर का कि वो कैपिटल स्टॉक अब कम रखेगा अपने पास, सो डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है जी डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक इंक्रीज कर जाए अगर।
इंक्रीज किस तरह करता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई इकोनॉमी में इनोवेशन आ गई है, कोई ट्रेनिंग ऐसी दे दिया हमने, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको ऐसा कोई स्किल दे दिया है, कोई ट्रेनिंग ऐसी कर दी है जिससे एमपीके हमारा इंक्रीज हो गया, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। सो प्रोड्यूसर हैव मोर पोटेंशियल टू कीप कैपिटल। अब क्या होगा कि प्रोड्यूसर के पास पोटेंशियल ज्यादा होगा कि वो मजीद कैपिटल को हायर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होगा कि है तो नेगेटिवली स्लोप, लेकिन एमपीके जो है वो हमारा शिफ्ट कर जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ड्यू टू इनोवेशन या ड्यू टू इम्प्रूव्ड स्किल्स ऑफ द लेबर फोर्स जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर जाएगा आउटवर्ड, ठीक है। और जो है अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो प्रोड्यूसर है वो मोर विलिंग होगा कि वो मजीद कैपिटल को हायर कर सकता है और अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकता है। थोड़ा सा न्यूमेरिकली फॉर्म में भी देख लेते हैं इसको, डिजायर्ड कैपिटल, स्टॉक और टैक्सेस, ठीक है। अब हम टैक्सेस को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं बीच में, ठीक है। हमने पहले इक्वेशन ये देख ली, आपको थोड़ी सी लग रहा होगा कि मुश्किल इक्वेशन है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है अगर आप इसको गौर से देखें। हमने यहाँ तक तो पहले भी देख लिया कि आर प्लस डी जो है यानी रियल इंटरेस्ट रेट और डेप्रिसिएशन इनटू प्राइस ऑफ कैपिटल जो है ये यूजर कॉस्ट है, और एमपीके जो है वो मार्जिनल बेनिफिट्स है जो फर्म है उसके, ठीक है। सो अब अगर हम टैक्सेस को भी इंट्रोड्यूस करवाएं, टैक्स बेसिकली किसके ऊपर लगता है, कैपिटल के ऊपर लगता है। जिस तरह इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, सेल्स के ऊपर टैक्स लगता है, इसी तरीके से जो हमारा कैपिटल है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, ठीक है। सो जब भी इकोनॉमी में टैक्सेस लगे या टैक्सेस इंक्रीज हो जाएं तो क्या होगा कि जो एमपीके है उसमें से हम माइनस कर देंगे एमपीके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के ऊपर जो टैक्स लगा है वो, ठीक है, प्लस यूजर कॉस्ट, ठीक है। ये तो हमारी यूजर कॉस्ट तो गिवन था, सिर्फ हमने ये इस चीज का एडिशन किया, बाकी दोनों चीजें सेम है, ठीक है। अब इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करें हम तो इसमें से हमने एमपीके को कांस्टेंट निकाल दिया, तो बाकी क्या हमारे पास रिमेनिंग रह गया 1 माइनस टी, यानी टैक्सेस, 1 माइनस टैक्सेस, ठीक है। बाकी ये टर्म रिमेनिंग सेम रही। अब क्या हुआ कि अगर हम इसमें से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को निकालना चाहें, ठीक है, एमपीके को निकालें तो ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस टी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे पास जो लेफ्ट रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, आर प्लस डी पी के ओवर 1 माइनस टी, ठीक है। सो हमारे पास ये जो टर्म है ये रिमेनिंग रह गई। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे पास कैपिटल जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज करेंगे, टैक्स के इंक्रीज करने से क्या होगा कि हमारा जो यूजर कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। आपको ये यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि टैक्स के इंक्रीज करने से कैसे, क्योंकि ये 1 में से माइनस हो रहा है, ठीक है। 1 में से माइनस हो रहा है तो ये डिक्रीज करेगी ना, ठीक है। ये टर्म जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, ये ओवरऑल टर्म जो है डिक्रीज करेगी, तो ओवरऑल जो कैपिटल हमारा यूजर कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। सो जब भी टैक्सेस इंक्रीज होते हैं तो यूजर कॉस्ट जो है वो हमारी इंक्रीज कर जाती है। अब डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट, अब हमने फिर रियल टॉपिक के ऊपर आते हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक का क्या है इम्पैक्ट है। हमने देखा, हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा कि जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर दें, ठीक है, जो ग्रॉस ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें से जितनी हमारी वियर एंड टियर कॉस्ट निकल रही है, यानी डेप्रिसिएट जितनी भी कर रही है हमारी जो कैपिटल है उसको हम माइनस कर दें तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, जो कि 2000 रुपए का था, ठीक है। उसको मैंने 1 साल इस्तेमाल किया, 1 साल इस्तेमाल करने के बाद मैं उसको दोबारा रीसेल करना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली 2000 का दोबारा नहीं बिकेगा, क्योंकि 1 साल जो मैंने उसको इस्तेमाल किया तो उस 1 साल की उसकी जो लाइफ टाइम थी वो कम हो गई और साथ साथ डेप्रिसिएशन हो गई, ठीक है। तो उसकी जो वियर एंड टियर कॉस्ट है वो मुझे अब पे करनी पड़ेगी, ठीक। सो हो सकता है कि वो अब 1500 का बिके, पहले वो 2000 का मैंने लिया था, ठीक है, उसकी कीमत जो है वो मार्केट वैल्यू उसकी 2000 थी, लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू क्योंकि डेप्रिशिएट हो गई है तो जो है मार्केट वैल्यू कम हो गई और वो 1500 का बिका है, तो 500 जो बाकी थी वो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट हो गई, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट जो इस केस के अंदर हमने की वो 1500 की, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो मैंने की थी वो 2000 थी
और जो 500 है वो मुझे डेप्रिसिएशन पड़ी। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट होती है। इसको थोड़ा न्यूमेरिकल भी देखते हैं कि हम अगर टी जो है वो टाइम को डिनोट करें, ठीक है, टी मैं कहूं कि 2000 का टाइम पीरियड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली टी प्लस 1 जो है वो 2001 का टाइम पीरियड होगा, यानी उससे नेक्स्ट टाइम पीरियड या नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है कि जो कैपिटल है फ्यूचर टाइम पीरियड में यानी नेक्स्ट ईयर का जो कैपिटल है उसमें से अगर हम करंट कैपिटल को माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या निकलेगा हमारे पास कि जो इन्वेस्टमेंट अभी हमने की, आज जो इन्वेस्टमेंट की उसमें से जो डेप्रिसिएशन हुई वो माइनस कर दें, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि हम कितना कैपिटल एडिशनल 2 इयर्स कोई भी कंसेक्टिव 2 इयर्स का एडिशनल कैपिटल हम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि 2000 और 2001 का जो के अंदर एडिशनल कैपिटल क्या हुआ, ठीक है। तो उसको मेजर करने का क्या तरीका है कि जो आपका फ्यूचर का कैपिटल है यानी नेक्स्ट ईयर का जो कैपिटल है उसमें से आप प्रीवियस कैपिटल को माइनस कर दें, वो इक्वल आएगा आपके टुडे इन्वेस्टमेंट माइनस टुडे डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो KT प्लस 1 जो है यानी फ्यूचर की जो कैपिटल है उसमें से अगर KT को माइनस करें हम यानी करंट टाइम पीरियड के कैपिटल को माइनस करें तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर का कैपिटल माइनस करंट का कैपिटल, ठीक है, यानी इन दोनों का जो चेंज है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर आज की इन्वेस्टमेंट और आज उसमें से माइनस करें आज की डेप्रिसिएशन तो वो क्या आएगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस कैपिटल इन टी, ठीक है। यानी जब हम फ्यूचर की कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो टी टाइम पीरियड है वो प्रीवियस हो गया, ठीक है, सो प्रीवियस कैपिटल इन टी टाइम पीरियड। अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, बेसिकली ये हमारी जो रेड में है ये टी इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन टी टाइम पीरियड जो है माइनस कैपिटल इन टी प्लस 1 यानी फ्यूचर टाइम का जो कैपिटल है माइनस कैपिटल इन टी टाइम प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन 2000 माइनस इन्वेस्टमेंट इन 2001 माइनस कैपिटल स्टॉक इन 2000 प्लस डेप्रिसिएशन इन 2000, ठीक है। ये बेसिकली मैंने सिंपलिसिटी के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे बताया है क्योंकि बुक में थोड़ा सा गिवन था। सो हम इसको देख लेते हैं कि ये कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी चीज नहीं है, सिर्फ इसमें हमने क्या देखा कि चेंज जो है 2 इयर्स के दरमियान में कैपिटल में जो चेंज है उसको किस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। ओवरऑल टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जी आज का जो टॉपिक था बेसिकली उसमें हमने इन्वेस्टमेंट को पढ़ा, ठीक है। हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। 3 टाइप्स के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है एक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, किसी भी इकोनॉमी को हेल्थ के को चेक करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है, ठीक है। सो और ये बिजनेस साइकिल्स के साथ साथ फ्लक्चुएट करता है, ठीक। सो हमने देखा कि जी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने उसके डिटर्मिनेंट्स को देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि रियल इंटरेस्ट रेट चेंज होने का क्या इम्पैक्ट है। इससे पहले हमने देखा कि सेट टारगेट क्या है कि कोई भी जो फर्म है वो कहाँ तक अपने कैपिटल स्टॉक को हायर करती है, ठीक है, जब तक उसका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल बेनिफिट्स के इक्वल ना हो जाए। मार्जिनल कॉस्ट जो है फर्म की वो यूजर कॉस्ट होती है और मार्जिनल जो बेनिफिट्स होते हैं वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल या एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये एक सेट टारगेट है, जब तक यहाँ पे रहेगा तो फर्म जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करती रहती है। अगर फॉर एग्जांपल यूजर कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, यूजर कॉस्ट कम पड़ रही हो और मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा हो तो फर्म विलिंग होगी मजीद कैपिटल को हायर करने के लिए। इसी तरह अगर बेनिफिट्स कम हो और यूजर कॉस्ट ज्यादा हो तो फर्म जो है वो अपना कैपिटल स्टॉक को डिक्रीज कर देगी या कम कर देगी, ठीक है। सो
फर्म जो है वो कैपिटल को वहां तक मजीद हायर करेगी जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ग्रेटर रहेगा यूजर कॉस्ट से। ठीक है, फिर हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने का क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, और कैपिटल स्टॉक का क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, फिर साथ साथ हमने देखा कि टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करवाया और टैक्सेस के इंक्रीज करने का देखा हमने कि टैक्स जब भी इंक्रीज होंगे तो उससे यूजर कॉस्ट इंक्रीज होगी, क्योंकि टैक्स जो है वो भी जो इन्वेस्टर है उसको देने पड़ रहे हैं। ठीक है, सो उसकी यूजर कॉस्ट इंक्रीज होगी टैक्सेस से, तो वो अपना कैपिटल स्टॉक कम कर देगा। ठीक है, और फिर हमने देखा कि जब आपका एक्सपेक्टेड एमपी के इंक्रीज होगा तो आपका डिजायर्ड जो कैपिटल स्टॉक है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। रियल इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज करने से कैपिटल स्टॉक डिक्लाइन करता है, टैक्सेस के इंक्रीज करने से यूजर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो कैपिटल स्टॉक कम होगा, और साथ साथ एक्सपेक्टेड जो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो तो कैपिटल स्टॉक हम इंक्रीज कर देंगे अपना। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट्स आर डन फॉर टू पर्पसेस। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम दो पर्पसेस के लिए करते हैं, एक एडिशन ऑफ नेट कैपिटल बिटवीन 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स के बीच में नेट कैपिटल को चेक करने के लिए, और साथ साथ हम क्या करते हैं ताकि हमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट पता चल सके, हम रिप्लेस कर सकते हैं प्रीवियस कैपिटल को न्यू कैपिटल के साथ। ठीक है, ताकि हमें वियर एंड टीयर कॉस्ट जो है वो हम उसकी कवर कर सकें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज है रिगार्डिंग टू द टॉपिक तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। ठीक है, ताकि उनके ऊपर भी मजीद जो है वीडियोस बनाई जा सकें। हैप्पी लर्निंग।